इस आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है ये, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। इवन स्टेट एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर हम लोग बात करें, ये किस तरह की बॉडी है, इसका मतलब नेचर क्या है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है। मतलब अलग अलग नेशंस जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं जो कि इसके स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसको कब इस्टेब्लिश करा गया था? 1963 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था एक फ्रेमवर्क के अंतर्गत। उस फ्रेमवर्क का नाम था जॉइंट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फूड स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम, ठीक है। जॉइंट FAO WHO फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम के तहत इसे इस्टेब्लिश करा गया था, जिसको जॉइंटली ऑपरेट करा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो नाम यहाँ पर देखिए आप, यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO और दूसरा WHO। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के जॉइंट एफर्ट की मदद से कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को इस्टेब्लिश करा गया था। कब? ईयर 1963 में। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है अगर आपसे UPSC पूछ ले तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का जो हेडक्वार्टर है, जहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है ना, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है, यानी रोम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये आप याद रखना, हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट हैं सारे एग्जाम्स में, चाहे वो UPPCS हो, ठीक है, या फिर अपना UPSC हो या फिर EPF हो। आजकल सारे एग्जाम्स का पैटर्न ऑलमोस्ट UPSC की तरह हो गया है। तो ये जो हेडक्वार्टर्स वगैरह, ये जो बॉडी है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर हम लोग बात करें इस ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश को क्यों करा गया था, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने का जो सोल पर्पस है वो ये था कि कंज्यूमर्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, और जो फूड ट्रेड होता है ना इंटरनेशनल, उसमें फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना। ये दो बेसिक पर्पसेस थे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को इस्टेब्लिश करने के। अगर हम लोग सेशंस की बात करें कि ये जो बॉडी है इसके मेंबर्स जो हैं वो कब कब मिलते हैं, तो ये देखो, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का ये जो सेशन होता है ये रेगुलर बेसिस पे होता है। हर साल में एक बार तो सेशन होता ही होता है, ठीक है, वंस अ ईयर ये सेशन होता है। ऑल्टरनेटिवली जो दो जगह हैं वहाँ पर ये सेशन होता रहता है। एक बार जेनेवा, फिर अगली बार रोम, फिर दोबारा जेनेवा और फिर अगली बार फिर से रोम। कहने का मतलब ये है, मान लो 2021 ये जो साल चल रहा है, इसमें जो सेशन होगा वो अगर जेनेवा में हुआ है, तो साल 2022 में जो सेशन होगा वो होगा रोम में। ये है ऑल्टरनेटिवली सेशंस का मतलब। टोटल मेंबर्स कितने हैं अगर हम लोग बात करें, तो देखिए इस कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 189 मेंबर्स, ठीक है। इन मेंबर्स के बीच में एक नेगोशिएशन भी है। एक डाउट है जो मेरा क्लियर नहीं हुआ, अगर आपको पता लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जब इस आर्टिकल को मैंने प्रिपेयर करा, टोटल मेंबरशिप तो देखो 189 है, लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि जो साइंस बेस्ड रिकमेंडेशंस है ना इन मेंबर्स के बीच में, मतलब जो नेगोशिएशंस हुए हैं कि कैसे किस प्रकार से आपस में जब ये लोग फूड ट्रेड करेंगे तो उसकी फूड की क्वालिटी को और सेफ्टी को इंश्योर करा जा सके, तो वहाँ पर दे रखा था 188 मेंबर्स, ठीक है। टोटल हैं 189 मेंबर्स, और वहाँ पर दे रखा था कि नेगोशिएशंस 188 मेंबर्स के बीच में हुई है। तो अगर आप में से किसी को ये डाउट अगर क्लियर हो तो आप बताना कि क्या कोई ऐसा मेंबर है क्या जिसने नेगोशिएशन साइन नहीं करी है, ठीक है। मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे जानना नहीं चाह रहा हूँ, ये मेरे को मिला नहीं डाउट क्योंकि, ठीक है। तो खैर हम लोग बात करते हैं नेगोशिएशंस के बारे में। ये जो नेगोशिएशंस होती हैं इन मेंबर्स के बीच में वो किस किस एरियाज़ में होती हैं, जैसे कि मैंने बताया साइंस बेस्ड रिकमेंडेशंस जो हैं उसकी फील्ड में इन्होंने फूड सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कुछ नेगोशिएशन साइन करी हैं। जैसे किस तरीके से फूड की जो भी ईटेबल्स आइटम है उनकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, हाइजीनिक फूड होना चाहिए वो, ठीक है। खानों में देखो जो शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, जैसे मतलब मान लो कि कोई चिप्स का पैकेट है, उसमें जिस तरीके की गैस या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे जाते हैं ताकि मान लो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो आज की डेट पर हुई है और उससे कम वो 20 से 25 दिन बाद भी फ्रेश रहे, तो इसके लिए जो फूड एडिटिव्स यूज़ करे जाते हैं इन
पे एक मैक्सिमम लिमिट लगाना कि इससे ज़्यादा यूज़ ना करे जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इतने ज़्यादा फूड एडिटिव्स यूज़ कर दिए कि पर्सन को कोई बीमारी हो गई गंभीर तरह की, जैसे कैंसर। उसके बाद एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करे जाते हैं, ठीक है, और जानवरों को जो मेडिसिन दी जाती है यानी वेटनरी ड्रग्स जो यूज़ करे जाते हैं, ठीक है, इसका जो रेसिड्यू हो जाता है ना, मतलब जो बच जाता है इससे, तो इससे आसपास एनवायरनमेंट में किसी प्रकार की कोई बीमारी वगैरह ना फैले या फिर ऐसा ना हो ये फूड चेन में एंटर कर जाए, इस चीज़ को भी देखना काम है मेंबर्स का। मतलब मेंबर्स ने इस चीज़ के ऊपर भी एक सहमति जताई कि जानवरों को जो मेडिसिन दी जाती हैं या फिर खेतों में जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करी जाती है उनसे जो भी कुछ बच जाता है ना, जो भी रेसिड्यूज, जो भी माल उनके यूज़ करने के बाद बच जाता है, उसको सेफ तरीके से डिस्पोज करा जाए, ऐसा नहीं वो एनवायरनमेंट में जो है वो घूमता रहे। और लास्ट पॉइंट है इनके मेंबर्स के बीच में जो नेगोशिएशन का, वो है एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स करना, ठीक है, और कुछ कोड्स ऑफ प्रिवेंशन को प्रिस्क्राइब करना ताकि एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का केमिकल या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन ना हो। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ है, मतलब मान लो कि पेस्टिसाइड का कोई इक्विपमेंट है, उसको अच्छी तरीके से डिस्पोज नहीं करा गया और मान लो ये कुछ माइक्रोब्स या फिर केमिकल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और एनवायरनमेंट में ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आसपास जो भी लोग रह रहे हो, ठीक है, वो इफेक्ट हो जाए, इससे उनको कोई सीरियस बीमारी हो जाए। ये चीज़ें इंश्योर करना, मतलब कुल मिलाकर देखो एक ही बात है कि हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को और फूड सेफ्टी को इंश्योर करना, बस घुमा फिरा के ये बोला हुआ है। तो साइंस बेस्ड रिकमेंडेशंस ही हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की। ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, ऐसी चीज़ें आप ब्रॉड माइंडेडनेस से पढ़ा करो, उसमें कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं होती, ठीक है। अब जैसे शुरू में ही हमने इसका पर्पस डिस्कस कर लिया था कि ये फूड सेफ्टी के पर्पस से ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका काम ये है कि फूड हाइजीन को सुनिश्चित करना। तो ये सारे पॉइंट रिलेटेड ही है ना, इंपॉर्टेंट है लेकिन रिलेटेड है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो आप सोचने बैठ जाओ कि यार ये वाला पॉइंट था कि नहीं था, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था कि नहीं था। थोड़ा ब्रॉड माइंडेडनेस से कुछ चीज़ों को बड़ा करो, हर चीज़ को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात और जो इस आर्टिकल में मेरे को मिली वो ये है कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने ना एक फूड कोड अपना रखा है, जिसको हम लोग कोडेक्स एलिमेंटेरियस कोड कहते हैं या फिर फूड कोड कहते हैं हम लोग इसे, ठीक है। ये किसके बारे में है? ये कुछ स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस और कोड्स हैं जो कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने अडॉप्ट करे हैं। ये तो सिंपल सी बात है, मतलब ठीक है, एक तरीके से आप इसको ये कह सकते हो कि ये एक तरीके से रूल बुक है फूड प्रैक्टिसेस के ऊपर, जो कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के द्वारा अडॉप्ट करी गई है। ये जो कोड्स है ना, जिसको कोडेक्स स्टैंडर्ड्स आप कहते हो, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स याद रखना, वही जो हम बात कर रहे थे, ये जो फूड कोड्स हैं, इनका मकसद भी वही है जो कि कोर एम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का, कि जो फूड है वो सेफ रहे और जो फूड का व्यापार हो, जो ट्रेड हो, ठीक है, और उसको इंश्योर करा जा सके कि उसमें हाइजीनिक प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो होती रहे मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा। 189 मेंबर कंट्रीज़ जो हैं उनका उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये इंश्योर करना कि जो फूड है वो सेफ रहे और फूड को आराम से ट्रेड करा जा सके किसी दूसरी कंट्री में, सामने वाली कंट्री में, बिना नुकसान पहुंचाए, कि उस कंट्री में जब वो फूड ट्रेड हो तो ऐसा नहीं कि वहाँ की कंट्री के लोग बीमार हो जाएं किसी माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से या फिर केमिकल इन्फेक्शन की वजह से। और लास्ट पॉइंट है, एक जनरल सी बात लिखी हुई है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये जो कोडेक्स फूड सेफ्टी टेक्स्ट है ना, मतलब ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के द्वारा ये कोडेक्स फूड सेफ्टी टेक्स्ट अपनाए गए हैं। मतलब अगेन आप एक तरीके से इसको कुछ गाइडलाइंस या फिर रूल बुक कह सकते हो, जो कि अपनाए गए हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के द्वारा। जब भी देखो WTO के मेंबर्स के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है ना, फूड सेफ्टी को से रिलेटेड, या फिर आपने एक वर्ड सुना होगा फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ठीक है, जब भी फूड या फिर कोई भी दूसरी चीज़ हाइजीनिक दूसरी कंट्री में WTO मेंबर्स के बीच में, जब एक नेशन से, मान लो ए नेशन जो है वो कुछ चीज़ें ट्रेड कर रहा है B से, तो A ने मान लो कुछ माल भिजवाया B देश को, तो अगर B देश को ऐसा लगता है कि A देश से जो माल आया है उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन है या फिर हमारी जनता उससे बीमार पड़ रही है, तो हो जाता है एक ट्रेड डिस्प्यूट दो नेशंस के बीच में। वो लोग जाते कहाँ हैं? वो लोग जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब भी ऐसे किसी ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है ना, तो राइटर का यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि WTO यूज़ करता है कोडेक्स फूड सेफ्टी टेक्स्ट को। एक मिनट इसे इरेज करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये
कोडेक्स फूड सेफ्टी टेक्स्ट को यूज़ करता है। ये एक रेफरेंस की तरह काम करते हैं जब भी WTO को ट्रेड डिस्प्यूट्स मेंबर नेशंस के बीच में सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब इस डिस्कशन के बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वीडियो को पॉज करके आंसर के बारे में सोचो। मैं रीड करूंगा तो देखो टाइम लग जाएगा, हमने पूरा डिस्कस कर लिया, आपको सिर्फ आंसर देना है। वीडियो को पॉज करके आप सोचो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, ये आप एक्सप्लेनेशन तो हमने कर ही ली है पूरी की पूरी, आपको अब आंसर पता होना चाहिए कि डी है इसका आंसर। दूसरा, इस क्वेश्चन को देखकर आप वीडियो को पॉज कर आंसर देने की कोशिश करो। आई होप आपने आंसर सोच लिया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, 2 और 3। 1 क्यों गलत है? देखो 1 में सारी बातें ठीक है, वो बोल रहा है कि ज्वाइंटली इसे एस्टैब्लिश करा गया है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और WTO के द्वारा। WTO नहीं है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। हाल ही में ये न्यूज़ में था। देखो जो भी बातें होंगी ना न्यूज़ में, हम लोग उससे पॉइंट निकाल कर एक्सट्रैक्ट करके उसको डिस्कस करेंगे और उन्हीं डायमेंशंस के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये किस तरह की बॉडी, अगर हम लोग बात करें, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? इसका मतलब पार्लियामेंट के एक एक्ट की मदद से इस बॉडी को स्टैब्लिश करा गया है। ठीक है, उस बॉडी को कहते हैं हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ये मतलब पार्लियामेंट्री एक एक्ट की मदद से आई है। पार्लियामेंट्री एक्ट मतलब जिसको हम लोग पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कहते हैं स्टैच्यूट। एक स्टैच्यूट की मदद से, यानी एक एक्ट की मदद से इस बॉडी को स्टैब्लिश करा गया जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम लोग इस बॉडी के पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है 2 चीज़ों के लिए। हमारे देश में देखो जो कंपटीशन एक्ट है ना 2002 का, उसको पूरे देश में एनफोर्स करना, एक तो ये काम है। दूसरा, कंपनीज में जो कंपटीशन होता है उसमें उनके बीच में कंपटीशन की वजह से देश की इकोनॉमी पे कोई भी बुरा असर ना पड़े, इस चीज़ को भी इंश्योर करना कि कंपनीज या कोई भी बॉडीज़ जो हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज ना हो जाएं कि मान लो ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, तो ए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही है कि बी को उसको वाइप आउट करना है मार्केट से, तो इन एक्टिविटीज़ से कुछ इतना गंभीर असर इकोनॉमी के ऊपर ना हो कि जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो कंप्लीटली कोलैप्स कर जाए या फिर उसके ऊपर किसी बुरी तरीके का असर पड़े। ये इस चीज़ को भी इंश्योर करना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। ये तो हमने कुछ बेसिक फंक्शंस की बात करी। अगर हम लोग कॉम्पोजिशन की बात करें कि कॉम्पोजिशन कमीशन ऑफ इंडिया में मेंबर्स कितने होते हैं, तो देखो एक चेयरपर्सन होता है और इसके अलावा 6 मेंबर्स होते हैं। अपॉइंट कौन करता है इन चेयरपर्सन्स और इन मेंबर्स को? तो देखो इनको अपॉइंट करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने छोटा सा एक आर्टिकल डिस्कस करा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को देखिए जो हमने आर्टिकल डिस्कस करा उससे रिलेटेड। वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, यानी 1 ओनली। दूसरे स्टेटमेंट में क्या गलती है? दूसरे स्टेटमेंट देखो गलती ये है कि मेंबरशिप तो सही लिखी है कि एक चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर्स होते हैं, लेकिन इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट नहीं करता है। ठीक है, इनको अपॉइंट, जैसा कि हमने डिस्कस करा, इनको अपॉइंट करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन मेंबर्स को अपॉइंट करती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, फाइनेंस कमीशन एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। फाइनेंस कमीशन को देखो कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? इसको प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर 5 साल में। पर्पस क्या होता है फाइनेंस कमीशन का? देखो फाइनेंस कमीशन जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस देता है, अपनी राय देता है कि किस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और डिफरेंट स्टेट्स में भी जो टैक्स जो है, मान लो कोई स्टेट है यूपी और दूसरी स्टेट है केरला, तो इन दोनों को कितना टैक्स मिलेगा? यूपी का शेयर मान लो अगर टोटल टैक्स स्ट्रक्चर में 7% है और केरला का अगर 5.5% है, तो केरला को इतना शेयर क्यों मिला है और यूपी को इतना क्यों मिला है, क्यों मिलना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर रिकमेंडेशन दी जाती है कि स्टेट्स और
यूनियन और स्टेट्स के बीच में किस तरीके से टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये फाइनेंस कमीशन का बेसिक काम है, बेसिक पर्पस है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें, देश में देखिए पहली फाइनेंस कमीशन कब आई थी। देखो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की मदद से इस्टेब्लिश करा गया था 22 नवंबर 1951 को, ठीक है, 22 नवंबर 1951 को मुझे पता नहीं है हिंदी में क्या कहते हैं, 1991 कहते हैं आई थिंक, ठीक है। तो ये जो पहली फाइनेंस कमीशन जो इस्टेब्लिश करी गई थी ईयर 1951 में, तो इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे श्री केसी नियोगी, ठीक है। और इसने कामकाज अपना संभाला था 6 अप्रैल 1952 को। तो ये जो केसी नियोगी थे, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है अलग एग्जाम डिफरेंट एग्जाम्स में, ये फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। अभी तक देश की आज़ादी से लेकर अभी तक कितनी फाइनेंस कमीशन टोटल जो है वो उनको कॉन्स्टिट्यूट करा जा चुका है? तो अभी तक हमारे देश में टोटल 15 फाइनेंस कमीशंस जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करी जा चुकी हैं। और अभी हमारे देश में कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही है? अभी हमारे देश में 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है। आप मुझे ये बताइए, एक फाइनेंस कमीशन जो होती है और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है फाइनेंस कमीशन, दो फाइनेंस कमीशन में टाइम इंटरवल कितना होता है? मतलब अगर एक फाइनेंस कमीशन जब इस्टेब्लिश हो गई तो दूसरी वाली कब होगी? तो जनरली हमारे देश में जो फाइनेंस कमीशन का गैप रहता है वो रहता है हर 5 साल में। जनरली बता रहा हूँ मैं, हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन जो है उस नई फाइनेंस कमीशन का गठन करा जाता है हर एक 5 साल के अंदर। अभी आप याद रखना कि अभी जो चल रही है फाइनेंस कमीशन वो चल रही है 15th फाइनेंस कमीशन। तो इस डिस्कशन के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए वीडियो को पॉज करके। क्या लगता है आपको कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, यानी 2 और 3। पहली स्टेटमेंट में देखो गलती क्या है कि आर्टिकल तो वो सही बोल रहा है कि 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है इसको कॉन्स्टिट्यूट। इसको कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कितने टाइम में? हर एक 5 साल में, ठीक है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस करा फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ के बारे में अभी हाल ही में आर्टिकल छपा था, तो कुछ बेसिक बातें हम लोग करते हैं, ठीक है। फंडिंग पैटर्न जो है वो यूनिसेफ का, वो कहाँ से होती है? यूनिसेफ की फंडिंग मतलब यूनिसेफ को जो पैसे जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो यूनिसेफ को जो पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं टोटल तरीके से। यूनिसेफ जो डिपेंडेंट है ना, वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब यूनिसेफ की खुद की कोई कहाँ से अर्निंग निकल सके ऐसा कुछ यूनिसेफ के पास जुगाड़ नहीं है। कोई कंट्री की विभिन्न सरकारें या फिर कोई प्राइवेट डोनर्स जो हैं वो अगर कंट्रीब्यूशन दे दें अपना, तो यूनिसेफ का काम चलता रहता है। वरना यूनिसेफ के पास एक फिक्स इनकम कहीं से आती हो तो ऐसा कोई सोर्स यूनिसेफ के पास है नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यूपीएससी आपको यही बोलकर फंसा देगा। अब आपको भी लगेगा भाई इतनी बड़ी बॉडी है तो सिर्फ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है? मतलब सिर्फ यहाँ से कैसे? एक फिक्स सोर्स तो होगा, पक्का होगा यूनिसेफ के पास जहाँ से इनकम आती होगी। लेकिन सैडली यूनिसेफ के पास ऐसा कोई भी फिक्स सोर्स नहीं है, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात जो इस आर्टिकल में आ रखी थी वो आ रखी थी यूनिसेफ की पावर्स एंड फंक्शन से रिलेटेड। तो यूनिसेफ देखो है क्या? यूनिसेफ एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका काम क्या है? ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दुनिया भर में विभिन्न बच्चों को ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट नीड्स जो हैं वो प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट मदद देना दुनिया भर में बच्चों को, ठीक है। ये इस एजेंसी का काम है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि वर्ड चिल्ड्रन आता है इसके नाम में, ठीक है। तो चिल्ड्रन को वर्ल्ड वाइड ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट नीड प्रोवाइड करना। एक इम्पॉर्टेंट बात, नोबल पीस प्राइज़ जो होता है ना, ठीक है, एल्फ्रेड नोबल के द्वारा जिसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था, तो ये जो नोबल पीस प्राइज़ है ये इस बॉडी को मिल चुका है। यूनिसेफ को नोबल पीस प्राइज़ मिल चुका है। कब मिला था? 1965 में मिला था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो न्यूज़पेपर में आ रखी थी, तो मैंने आपको कवर करवा दी। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, यानी 2 ओनली। पहले स्टेटमेंट में देखो क्या गड़बड़ी है कि ये एक इंटरनेशनल एनजीओ नहीं है,
ये जैसा कि हमने डिस्कस करा, ये एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, ना कि इंटरनेशनल एनजीओ, ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ी है, फैक्ट गलत करवा दिया हमसे बोलकर कि 2013 के अंदर इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। 2013 के अंदर नहीं, 1965 में मिला था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। डिस्कशन का अगला आर्टिकल हमारा ओपेक प्लस से रिलेटेड है, ठीक है। ये बॉडी न्यूज़ में थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि इस आर्टिकल में हम लोग दोनों बॉडीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ओपेक भी और ओपेक प्लस भी। ओपेक प्लस की अगर हम लोग बात करें, ओपेक प्लस एक अलायंस है। किस चीज़ का अलायंस है ये? एक ऐसी कंट्रीज़ का अलायंस है जो कि ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, और ये वर्ल्ड में सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड की सप्लाई में ऑयल को रिलेटेड जो भी डिमांड और सप्लाई में, ठीक है, जो भी डिमांड और सप्लाई में जो भी मिस मैचेस हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 2017 से ये इस बॉडी का पर्पस है और ये है ओपेक प्लस के बारे में इंट्रोडक्शन। मेंबरशिप की बात करें तो ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 10 मेंबर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओपेक प्लस की बात हो रही है यहाँ पर, याद रखना, ओपेक की बात नहीं हो रही। तो ओपेक प्लस में लगभग 10 मेंबर हमें देखने को मिलते हैं। अज़रबैजान, बहरीन, ब्रूनी, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया और लास्ट में ये दो सूडान, एक मिनट, सूडान और साउथ सूडान, ठीक है। तो ये 10 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं ओपेक प्लस के अंदर। अज़रबैजान, बहरीन, ब्रूनी, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान। ये तो बात थी ओपेक प्लस की, लेकिन ओपेक प्लस बनने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, ये पहले बना था, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये जो ओपेक है ना, इसको इस्टेब्लिश कब करा गया था? सितंबर 1960 में 5 देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। कहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ था? ये एग्रीमेंट साइन हुआ था इराक के शहर बगदाद में, ठीक है, या इराक की कैपिटल बगदाद कह लो आप, वहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ था सितंबर 1960 में। कौन से थे वो 5 देश? एक ईरान, दूसरा इराक, तीसरा कुवैत, चौथा सऊदी अरेबिया और पांचवा वेनेजुएला। ये 5 देश मिलकर आए थे वर्ल्ड में ऑयल सप्लाई जो क्रूड ऑयल है उसकी प्रोडक्शन और उसकी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ये 5 देश मिलकर आते हैं और ये बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या नेचर है, मतलब वो किस प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये देखो, एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है और आप इसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है, मतलब विभिन्न देश की सरकारें जो है उन्होंने इसको ज्वाइन कर रखा है। जैसे कि हमने डिस्कस करा कि ओपेक जो है उसको 5 मेंबर्स ने फाउंड करा था और जो ओपेक प्लस है उसके अंदर 10 मेंबर आते हैं, तो इसलिए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और परमानेंट किस्म की है, ठीक है। एक एग्रीमेंट की मदद से साइन ये फॉर्मेशन में आई थी 1960 सितंबर में, जो इराक बगदाद में हमने जो एग्रीमेंट के बारे में देखा उससे ये बना था ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगर हम लोग कुछ बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ओपेक के क्या हैं, तो बहुत जनरल से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके कि मेंबर कंट्रीज़ जो हैं, जो ओपेक मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में पेट्रोलियम पॉलिसीज़ कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स हैं वो पेट्रोल का फेयर और स्टेबल प्राइस रख सकें। ये नहीं अंधाधुंध, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंधाधुंध अपनी मर्ज़ी से जो है प्राइस जो है दिन दुगने रात चौगने बढ़ते ही चला जा रहा है पेट्रोल का, ठीक है। वर्ल्ड में किसी और नेशन को मिल ही नहीं पा रहा पेट्रोल, मिल भी रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है। इस तरीके की अप्रोच नहीं होनी चाहिए इन मेंबर कंट्रीज़ की, जो भी इन ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। ओपेक कंट्रीज़ के द्वारा जो भी ऑयल प्रोडक्शन को, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को वर्ल्ड में जो कंट्रोल करा जाता है, इस तरीके की पॉलिसीज़ नहीं अपनानी चाहिए। प्राइसेस फेयर और स्टेबल रहने चाहिए। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव तो ये है। नंबर 2, जो भी कंज्यूमर नेशंस हैं पेट्रोल को कंज्यूम जैसे जो करते हैं, हम मंगवाते हैं, मान लो इंडिया जो है वो पेट्रोल जो है वो मंगवा रहा है ईरान से या फिर इराक से, ठीक है, तो उसमें एक एफिशिएंट और इकोनॉमिक और रेगुलर सप्लाई होना चाहिए पेट्रोलियम का, ठीक है। ये दूसरा एम है कि जो भी नेशंस जिनको
ऑयल सप्लाई करा जा रहा है वो रेगुलर बेसिस पे, अच्छे दामों पे और एफिशिएंट तरीके से मिलना चाहिए। ये नहीं उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया आपने, ठीक है, ये टंकी है आपने इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, ऐसा नहीं। एक एफिशिएंट अच्छा जो भी क्रूड ऑयल है जिस फॉर्म में आपने उसको एक्सट्रैक्ट करा है उसी फॉर्म में अच्छे से उसकी फ़िल्टर वगैरह कर कर जो भी प्रोसेसिंग होती है उसकी कर कर आपको उसी फॉर्म में जैसे आप अपनी कंट्री में उस ऑयल को यूज़ करते हो आपको सामने वाले देश तक वो पहुंचाना है, ठीक है। और तीसरा एम ये है कि ओपेक कंट्रीज़ का कि वो लोग ये मानते हैं कि उनको अपने इन्वेस्ट करे हुए पैसे पे एक फेयर रिटर्न मिलना चाहिए। जिस भी इंडस्ट्री में या फिर जिस भी वर्ल्ड के एरिया में उन्होंने अगर अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करा है। अब इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो सकती है, मान लो ये कोई तेल के कुएं के बारे में पता लगा ओपेक कंट्रीज़ को, ठीक है। अब ये खुद तो जाकर खोदेंगे नहीं, तो इन्होंने किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ठेकेदारी दे दी कि आप जो है हम आपको पैसा देते हैं, आप इस तेल को कुएं को खोदो, आप अपने जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो मशीनरी है या फिर जो टूल्स हैं उनके इस्तेमाल की मदद से आप तेल के कुएं को खोद कर जो तेल होगा वो हमें दे देना और हम आपको अपना शेयर दे देंगे और हम आपको पैसा भी देते हैं इस चीज़ के लिए कि अगर आपको कोई मशीनरी खरीदनी हो या फिर आपको हेल्प चाहिए हो, ठीक है। तो अब इन्होंने पैसा लगाया तो उनको रिटर्न तो मिलना चाहिए ना। रिटर्न किस फॉर्म में मिलेगा कि इनको पता है कि तेल के कुएं पे ये अपना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं इस कंपनी को पैसा देकर, ताकि इन्हें जो ह्यूज अमाउंट में, ठीक है, गैलन्स में, लीटर्स और गैलन्स में जो उनको तेल मिलेगा ये उसको फिर सप्लाई भी तो कर पाएंगे वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज़ को और उससे ये लोग जनरेट कर पाएंगे पैसा, ठीक है। ये है बेसिक एम कुछ ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल, ऑस्ट्रिया जो कि कंट्री है उसकी कैपिटल वियना में। ओपेक को ज्वाइन करने के लिए क्या प्रोविजंस हैं, ओपेक मेंबरशिप हर उस कंट्री के लिए ओपन है जो कि एक अच्छी खासी मात्रा में वर्ल्ड में विभिन्न कंट्रीज़ को ऑयल एक्सपोर्ट करता हो वो कंट्री, ठीक है। अब इंडिया तो इंपोर्ट करता है, तो क्या इंडिया मेंबर है, हमने देखा क्या ऊपर इंडिया को, नहीं, इंडिया ओपेक का मेंबर नहीं है, ये याद रखना आप। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेरियस एग्जाम्स में ये फेवरेट क्वेश्चन होता है कि इंडिया उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्टेट क्वेश्चन पूछा गया होता है हमसे, क्या उसका मेंबर है कि नहीं है। तो ओपेक का मेंबर तो इंडिया नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो इम्पोर्ट ज़्यादा करता है ऑयल की, ना कि एक्सपोर्ट, ठीक है। इंडिया मंगवाता है ज़्यादा ऑयल को। और दूसरा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के आइडियाज़ को शेयर करता हो, ठीक है, मानता हो, ये तो जर्नल सी बात लिखी हुई है। तो ये हमने पूरा की पूरी डिस्कशन करी ओपेक से रिलेटेड। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। याद रखना ओपेक प्लस के बारे में पूछा गया है, कंफ्यूज मत होना, दो अलग हैं ऑर्गेनाइजेशन, ओपेक जिसके अंदर 5 मेंबर्स हैं, दूसरी ओपेक प्लस जिसके अंदर 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में है, ठीक है। हाल ही में ये न्यूज़ में था। अफ्रीकन स्वाइन फीवर देखो एक ना फेटल एनिमल डिसीज़ है और बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला एनिमल्स को एक डिसीज़ है। मतलब इससे जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मौत का आंकड़ा है वो काफ़ी हाई है, ठीक है, ऑलमोस्ट 100% है। होता लेकिन ये किसको है, ये सूअरों को होता है, पालतू सूअर और जंगली सूअर, दोनों तरह के सूअर को होता है ये, ठीक है। जब ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर मान लो अगर किसी को हो जाए तो होगा क्या, इससे एक तरीके का बुखार होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोरहैगिक फीवर। ये टर्म आप याद रखना, पूछा जा सकता है कि हीमोरहैगिक फीवर किस डिसीज़ के साथ एसोसिएटेड है, तो उसका आंसर है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। जिसको होता है उन एनिमल्स के अंदर एक स्पेशल तरीके का बुखार उनको हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोरहैगिक फीवर। पहली बार इस अफ्रीकन स्वाइन फीवर को कब डिटेक्ट करा गया था, अफ्रीका में डिटेक्ट करा गया था इसको 1920s के अंदर। डेंजर लेवल की, जैसा कि मैंने आपको बताया, डेंजर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि 100% चांसेस होते हैं मरने के अगर ये हो जाए। प्रिवेंट कैसे करा जा सकता है, अब फीवर का देखो कोई क्योर तो है नहीं, ठीक है, तो सिर्फ एक ही तरीका है इसको फैलने से रोकने का, वो है कि जिन एनिमल्स में, मान लो जिन ग्रुप ऑफ एनिमल्स में, जिस एरिया में ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर जिन सुअरों में ये पाया गया है, तो उनको मार दिया जाए जान से,
ठीक है, यही तरीका है। जैसे आपने देखा होगा कि बर्ड फ्लू जैसे कई बार बहुत तेज़ी से जिस एरियाज़ में जिस रीजन में फैलने लग जाता है ना, तो वहाँ पर हम लोग मुर्गियों को एक साथ मतलब उस जगह पर जहाँ पर भी उनका पशुपालन होता है उनको हम मार देते हैं। वही एकमात्र तरीका बचता है कि उस एरिया के बियॉन्ड या उस रीजन के बियॉन्ड बर्ड फ्लू ना फैले। सिमिलर हम लोग अफ्रीकन स्वाइन फीवर के साथ भी यही तरीका है जो बताया गया है कि सूअरों को मारना ही जान से ठीक रहेगा, क्योंकि इस बीमारी का कोई क्योर तो है नहीं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि यार अगर मोर्टेलिटी रेट 100% है, कोरोना ने तो वैसे ही जान ले ली दुनिया की इतनी सारी, तो अगर ये ह्यूमंस को हो जाए फिर क्या होगा? तो देखो, चिंता वाली बात नहीं है। ह्यूमन इम्पैक्ट अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये इंसान के लिए ख़तरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये सिर्फ एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिट होता है, ठीक है। जानवरों से जानवरों में हो सकता है, मान लो कि पिग से काऊ में हो गया, पिग से मुर्गियों में हो गया, हैंस या चिकन में हो गया, इन्हीं के होता है, लेकिन किसी पिग से ह्यूमन बींग्स में हो जाए इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं फाउंड करी गई है। तो जिन एनिमल्स को हो जाए उनकी मरने की संभावना तो 100% है, लेकिन होता ही नहीं है इंसानों को। तो इंसानों जब हो गई नहीं तो फिर डरने वाली कोई बात ही नहीं है। एक ही जर्नल से बात लिखी हुई है, ये आपको याद नहीं करनी है। ये लिखा हुआ है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक चिंता जताई है कि इस बीमारी की, अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बीमारी की फैलने के चांसेस हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, और अफ्रीका से अगर ये एस्केप कर गया, जो कि कर भी चुका है, तो बड़े सारे नेशंस के अंदर ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर घुसकर वहाँ के जो भी एनिमल्स होंगे, जो भी डेयरी सेक्टर होगा या फिर जो एनिमल हेल्थ होगी दूसरी कंट्रीज़ की, उनको प्रभावित कर सकता है। ये एक चिंता जताई गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट या फिर एक गाइडलाइन के द्वारा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली बात है, अगर किसी कंट्री में जैसे एनिमल्स को प्रभावित कर रहा है और तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होगा। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो सकता है। मान लो जिस कंट्री में ये, इंडिया में ही मान लो अगर ये फैल जाए और काउस और बफेलो से इतना ज़्यादा जो डेयरी सेक्टर जो हमारे देश में चलता है, जिससे हम लोग मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, इन सब की बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो और इवन ह्यूमन बींग जो इनटेक करते हैं, तो डायरेक्टली तो देखो ह्यूमन बींग्स को नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट अगर जिनसे इन्फेक्ट हो गए तो फिर क्या होगा, ठीक है। और हाउस होल्ड इनकम भी कई लोगों की जा सकती है जिनका सिर्फ धंधा ही जो है वो एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री जिनका धंधा है, या फिर एनिमल रेयरिंग, इकोनॉमिक रेयरिंग, ये जो जानवरों को जो पशुपालन का जिनका धंधा है, तो उनकी हाउस होल्ड इनकम इफेक्ट हो सकती है। ये है इस बीमारी का इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब आप क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेंड करना है। वीडियो को पॉज करके आंसर के बारे में सोचो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, यानी 2 ओनली। देखो, सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर थ्रेट नहीं है, ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं। पहली स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये बोल रहा है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का जो डिसीज़ है ये सेम उसी वायरस से ट्रांसमिट होता है जिससे एक बीमारी ब्रूसेलोसिस ट्रांसमिट होती है। अब ब्रूसेलोसिस क्या होता है, अभी मैं आपको बता रहा था, डेयरी सेक्टर जो है प्रभावित हो सकता है। अब ब्रूसेलोसिस देखो क्या होता है कि जो मान लो कोई मिल्क का आइटम, या फिर बेसिक तरीके से बताता हूँ मैं आपको, मिल्क हो गया या फिर पनीर हो गया, कोई भी जो डेयरी आइटम्स हैं, मतलब आप एक तरीके से मान लो कोई भी अगर डेयरी आइटम्स अगर सड़ जाएं, ठीक है, उनके सड़ने के बाद उनमें अगर एक स्पेशल तरीके का बैक्टीरिया अगर पाया जाता है ना, तो ये जो उससे एक बीमारी हो सकती है जिसको ये कहा गया ब्रूसेलोसिस। शॉर्ट में अभी आप इतना समझ जाओ, हम लोग ब्रूसेलोसिस के बारे में किसी और करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है जो न्यूज़ में था। तो ब्रूसेलोसिस डेयरी सेक्टर में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसकी वजह से दूध, दही, पनीर जैसी चीज़ें सड़ जाती है और इंसानों में पहुंचकर ये काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है, तो वो बीमारी होती है ब्रूसेलोसिस। अब वो पहली स्टेटमेंट देखो गलत इसलिए है, वो कह रहा है कि जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ना वो सेम उसी वायरस से ट्रांसमिट होता है, जबकि ब्रूसेलोसिस का लेना देना ही नहीं है कुछ वायरस से। ब्रूसेलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो बैक्टीरिया से होता है ना कि वायरस से, ठीक है, ये इसलिए गलत है पहली स्टेटमेंट। बस आपको इतना याद रखना है कि ब्रूसेलोसिस जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के पीछे वायरस रिस्पॉन्सिबल है।
तो ये हमने बात करी अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा मार्स प्लैनेट को स्टडी करे जाने से रिलेटेड है। मार्स प्लैनेट की स्टडी जो नासा या फिर वेरियस स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा करी गई हैं, उन्होंने जो भी मिशंस या फिर जो भी ऑब्जेक्ट भेजे हैं ना मार्स को लॉन्च करने के लिए, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं पहले, फिर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले न्यूज़ में एक रोवर के बारे में बताया गया था, परसीवरेंस। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है परसीवरेंस। रोवर क्या होता है? रोवर देखो 4 या 6 पहियों की गाड़ी होती है जो कि किसी प्लैनेट पर उतरती है, ठीक है, चक्कर काटने के लिए, घूमने के लिए। ये इधर से उधर जाएगी, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। ये कैमरा लगा होता है इस पर और इमेजेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये 4 या 6 पहियों की गाड़ी होती है। तो ये जो परसीवरेंस है, ये मार्स पे जाने वाला एक रोवर है जिसको मैन्युफैक्चर करा गया था जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा, ताकि नासा का जो मार्स 2020 मिशन जो था उसमें हेल्प हो सके, ठीक है। तो ये हमने बात करी परसीवरेंस रोवर के बारे में। दूसरा, मार्स पर एक मिशन भेजा गया था जिसका नाम था इनसाइड मिशन। इनसाइड मिशन का फुल फॉर्म है इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सीस्मिक इन्वेस्टिगेशंस, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट मिशन। इनसाइड मिशन ये इंपॉर्टेंट मिशन था जो कि न्यूज़ में जिस टाइम पे लॉन्च करा गया था काफ़ी चर्चा में था। इनसाइड क्या करेगा कि ये एक रोबोटिक लैंडर, इनसाइड एक रोबोटिक लैंडर था, यहाँ पर देखो आप, विच वॉज डिज़ाइन टू स्टडी द डीप इंटीरियर ऑफ प्लैनेट मार्स, ठीक है। लैंडर मतलब एक ऐसी चीज़ उतरेगी, ये जो आप देख रहे हो, ये है आपका इनसाइड मिशन। ये लैंडर जो है ये यहाँ पर उतरेगा मार्स के ऊपर और उसके कुछ वेव्स भेजेगा ज़मीन के अंदर ताकि डीप स्टडी करी जा सके। और इसने एक चीज़ स्टडी करी थी जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे अर्थ पे अर्थक्वेक्स आते हैं ना, तो इसने स्टडी करे थे मार्स क्वेक्स। मतलब अगर भूकंप अगर मार्स पे आ रहा है तो उसको मार्स क्वेक कहेंगे हम लोग, ठीक है। अर्थ पे आता है तो जैसे हम लोग उसको अर्थ क्वेक कहते हैं। तो जैसे डीप इंटीरियर की ये सब जो बातें हैं ना कि मार्स क्वेक और उधर की ज़मीन कैसी है, अंदर कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, क्या क्या कुछ ओर्स निकाले जा सकते हैं, मार्स से कुछ ऐसी चीज़ एक्सट्रैक्ट करी जा सकती है क्या जो मिनरल फॉर्म में अर्थ में जो यूज़ होती है और वहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो डीप इंटीरियर को स्टडी करने के लिए ये मिशन भेजा गया था, ठीक है। और लास्ट न्यूज़ में था होप मिशन। होप मिशन देखो UAE जो देश है उसके थ्रू भेजा गया एक मार्स का ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट था। ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट क्या, मान लो अगर ये प्लेनेट है तो इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा ये स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, ऑर्बिट करेगा। तो ये एक मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट था जिसको इसलिए डिज़ाइन करा गया था ताकि मार्स के थिन एटमॉस्फेयर को स्टडी करा जा सके। पतली सी जो एटमॉस्फेयर की मार्स की लेयर है, या अगर आप कह लो कि मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए, ऐसा भी कह सकते हो, पतली मोटी लेयर छोड़ो, कि होप मिशन मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। इनसाइड मिशन क्यों भेजा गया था? मार्स के डीप इंटीरियर को स्टडी करने के लिए, ठीक है। और परसीवरेंस क्या है? परसीवरेंस देखो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए 4 या 6 पहियों की एक गाड़ी है जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं रोवर, ठीक है। तो ये हमने कुछ बातें डिस्कस करी मार्स की स्टडी से रिलेटेड। अब आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा परसीवरेंस रोवर, होप मिशन और इनसाइड मिशन न्यूज़ में थे। ये किससे रिलेटेड है? तो अभी हमने डिस्कस करा, इसका आंसर बड़ा सिंपल है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, मार्स प्लैनेट को स्टडी करने के लिए। अब तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा अर्थ डे से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट देखो ये है, 22 अप्रैल का जो दिन है हर साल उसे ऑब्जर्व करा जाता है अर्थ डे के रूप में। ये एक इंटरनेशनल इवेंट है जिसको सेलिब्रेट करा जाता है पूरे दुनिया में, ताकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की दिशा में सब लोग अपना सपोर्ट दें, आगे बढ़कर आएँ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की शपथ खाएं। पहली बार इस डे को कब ऑब्जर्व करा गया था? इस डे को पहली बार ऑब्जर्व करा गया था 1970 में। क्वेश्चन ये उठता है कि अर्थ डे मनाया ही क्यों जाता है? मतलब 1970 में, अगर मान लो 1970 से शुरुआत हुई है अर्थ डे की, तो
ऐसा क्योंकि एकदम से जागरूकता 1970 में ही आई है कि अर्थ डे जैसा कोई इवेंट जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए, लोगों के अंदर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की अवेयरनेस को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा 1970 में ही क्यों हुआ? तो देखो 1970 से एक साल पहले, 1970 से पिछले साल ही एक इवेंट हुआ था जिसमें सर्दर्न कैलिफोर्निया में बहुत ही बड़े अमाउंट पे समुद्र में एक इवेंट हुआ था जिसमें एक शिप का पूरा जो तेल था वो समुद्र में फैल गया था। इस इवेंट को हम लोग कहते हैं 1969 का संता बारबरा ऑयल स्पिल। ये आप देखिए संता बारबरा ऑयल स्पिल इसी इवेंट को कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये पूरा का पूरा देखो, ये तेल फैला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि ऑक्सीजन लेवल जो होता है, जो प्रेजेंट होना चाहिए ओशंस या फिर सीज़ में, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। वाइट विंग्ड जो एनिमल्स थे ना, वो भी इस तरीके से दिखने लगे थे और इतनी ज़्यादा मरीन लाइफ जो थी वो मर गई थी इस इवेंट की वजह से, सिर्फ तेल फैलने की वजह से, जहाज़ के पलटने की वजह से। जानबूझकर तो जहाज़ को कौन ही पलटाएगा, लेकिन फिर भी एक चीज़ ये तो हुई ना कि मरीन लाइफ कितनी ज़्यादा अफेक्टेड हुई इस इवेंट की वजह से। तो ऐसे किसी इवेंट को फ्यूचर में अवॉइड करा जाए और ध्यान से जो एनवायरनमेंट है हम लोग उसकी केयर कर सकें। अगर कोई भी हम रिसोर्सेज जो है एनवायरनमेंट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें एनवायरनमेंट को केयर देनी चाहिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको सिक्योर करके रखना चाहिए। इस तरह की अवेयरनेस को जागरूक करने के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अर्थ डे, ठीक है। और भी कुछ इश्यूज जो वर्ल्ड में आने लगे थे जैसे स्मोक, ठीक है, और पॉल्यूटेड रिवर्स का बढ़ना, इन सब चीज़ों ने जागरूकता पैदा करी कि अर्थ डे जैसा कोई इवेंट होना चाहिए। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो देखो, अर्थ डे को डेजिग्नेट किसने करा था? साल 2009 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 22 अप्रैल का जो दिन है उसे यूनाइटेड नेशंस ने इस रूप में ऑब्जर्व करा था कि हम लोग 22 अप्रैल का जो दिन है वो मनाएंगे इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में, ठीक है। तो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कह लो आप उसको, चाहे अर्थ डे कह लो, एक ही बात है। ग्लोबल कोऑर्डिनेशन अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए किसका सपोर्ट है? तो एक NGO है, देखो ORG। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी दे रखा था तो हमने इंक्लूड कर लिया। ORG एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NPO है। ये ग्लोबली कोऑर्डिनेट करता है कि अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग रीजन्स में अर्थ डे को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए जो अवेयरनेस है, जितनी जनता में जागरूकता होनी चाहिए उसकी दिशा में, उस जागरूकता को फैलाने के लिए ये काम करता है, एक हाथ बढ़ाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ज़रूर याद रखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो पेरिस एग्रीमेंट है ना, वो भी 2016 में इसी अर्थ डे वाले दिन जो है वो साइन करा गया था, ठीक है। इसका मतलब 2016 में जो 22 अप्रैल था, जब अर्थ डे मनाया जा रहा था, उसी दिन ये पेरिस एग्रीमेंट साइन करा गया था। इस साल 2021 में जो हम अर्थ डे मना रहे हैं वो 51st एनिवर्सरी है और इस साल की जो थीम है वो है रिस्टोर आवर अर्थ। ये देखो आप, इस साल की जो थीम है वो है रिस्टोर आवर अर्थ। ये थीम याद रखना, कुछ एग्ज़ाम्स में आ जाती है। वैसे भी मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि UPSC गलत ही देता है थीम्स को, कई लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, सही भी पूछी जा सकती है आपसे। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन के बारे में आंसर देने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है B, यानी 1 और 3। सेकंड स्टेटमेंट में बस उसने एक फैक्ट गलत करवा दिया हमारा कि 2021 में जो अर्थ डे ऑब्जर्व कर जा रहा है ये 50th एनिवर्सरी है। 50th नहीं है, अभी हमने पढ़ा, ये 51st एनिवर्सरी है। बाकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब हम एक मैप बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं टर्की के बारे में। तो देखो, ध्यान से सुनना सारी इन्फॉर्मेशन और ध्यान से देखना जो भी मैं आपको मैप दिखाऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। टर्की देखो, सबसे पहले तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से ज़्यादा को टच करती है कंट्री ये टर्की। लोकेशन इसकी क्या है कि ये मेनली ना एक पेनिनसुला है, एनाटोलियन पेनिनसुला, वेस्टर्न एशिया में। ये मेनली तो वहाँ पर लोकेटेड है, लेकिन कुछ इसका छोटा सा जो हिस्सा है वो साउथ ईस्टर्न यूरोप का जो पेनिनसुला है, बल्कान पेनिनसुला, उसको भी टच करती है, ठीक है। एक मिनट इरेज करके मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखो,
एक तो बात हो रही है एनाटोलियन पेनिनसुला की, जो कि वेस्ट एशिया में है, ये सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करता है टर्की का। दूसरा है बल्कान पेनिनसुला, जो कि यूरोप का छोटा सा पार्ट कवर करता है। तो ये जो, अब एक बात बताओ, एशिया से अगर ये यूरोप तक टच कर रहा है दो पेनिनसुला को, तो ये हुई ना ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री। यही मीनिंग है ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री का। इस मैप की तरफ अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो ग्रीन पोर्शन में जितनी भी आपको ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा टर्की है, ठीक है। ये है यहाँ पर एनाटोलिया प्लेटियो, ठीक है। ये तो हो गया इसका एशिया वाला पार्ट। और जहाँ पर ये यूरोप को टच करता है, तो ये यहाँ पर है यूरोप, इस रीजन को टच कर रहा है। ऊपर इसके ब्लैक सी है नॉर्दर्न साइड में, सदर्न साइड में मेडिटेरियन सी है, और वेस्टर्न साइड में एजियन सी है, ठीक है। एक मिनट, वर्ल्ड में मैक्रो लेवल से अगर आपको लोकेशन देखनी है इसकी, तो ये देखो यहाँ पर है टर्की, इस साइड ये वाला पोर्शन। और जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्दर्न साइड पे ब्लैक सी, सदर्न साइड पे मेडिटेरियन सी। टर्की को बॉर्डर करने वाले नेशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें, नॉर्थ वेस्ट साइड से जो टर्की है वो दो देशों से घिरा हुआ है, ग्रीस और बल्गेरिया। नॉर्दर्न साइड पे ब्लैक सी है। नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर एक कंट्री है जॉर्जिया। ईस्टर्न साइड पर 3 कंट्री हैं, आर्मेनिया है, अज़रबैजान है। अज़रबैजान का एक एनक्लेव का नाम भी दे रखा है नक्चिवन, और ईरान है, ठीक है। वैसे 3 ही कंट्री हैं यहाँ पर। एक सेकंड, इसको रेज कर देखते हैं। ईस्टर्न साइड पे जो है वो 3 कंट्री आपको देखने को मिलती हैं, आर्मेनिया हो गया, अज़रबैजान हो गया और ईरान हो गया। साउथ ईस्टर्न साइड पर इराक और सीरिया है। सर्दर्न साइड पर मेडिटेरियन सी है, और वेस्टर्न साइड पर एजियन सी है। तो ये सारी की सारी जो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, और जितने भी बॉर्डरिंग नेशंस हैं, ये टर्की के पॉज करके 2 मिनट इसके बारे में आप रीड कर लो। क्वेश्चन मैप बेस्ड क्वेश्चन ही है जो अभी मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ टर्की के ऊपर। एक बारी इस मैप की तरफ भी आप नज़र मार सकते हो। ये बीच में जो कलरफुल है वो टर्की है। बॉर्डरिंग नेशंस अगर आप इसके देखो, ये देखो बल्गेरिया है, यहाँ ग्रीस है, उसके बाद यहाँ आपको सीरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पर इराक है, यहाँ ईरान है, फिर ये आर्मेनिया है, ये है जॉर्जिया, ठीक है। ये है टर्की के बॉर्डरिंग नेशंस। तो आपको क्वेश्चन ये बताना है, कंट्री को इन सारे ऑप्शंस में से कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, सारी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं सिवाय लेबनान के, ठीक है। ये देखो आप नीचे, सारे के सारे ऑप्शंस ठीक थे, लेकिन लेबनान ट्रस्ट थोड़ी ना कर रहा है। ये देखो यहाँ पर है लेबनान यहाँ पर है। अब ये तो पूरा बॉर्डर ये जो है ये सीरिया का है ना, ये तो ठीक है। और लेबनान तो अगर आप ध्यान से देखो, लेबनान का बॉर्डर इतना है, ये अलग से है लेबनान, ठीक है। मेडिटेरियन सी के पास ही है लेबनान ये। तो ये हमने देखा टर्की के बारे में और हमने आर्टिकल कवर करा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।